Okay, Assalamu alaikum. Let's start. Please ask your questions from the two lectures that we uploaded. ठीक है, जो न्यूमेरिकल वाला लेक्चर था उसमें कोई सवाल है तो वो भी पूछ लीजिए, और उसके बाद जब हमने बोल्टेड ज्वाइंट शुरू किया है उसका जो भी सवाल है वो भी पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे थोड़ी समझ में नहीं आई कि आपने जैसे बताया था कि जो स्क्रू होता है उसके थ्रेड का जो हमें नज़र आ रहा होता है कि शार्प एज है, लेकिन वो फ्लैट एज होता है नीचे से भी और ऊपर से भी। जी तो सर वो जो पिच है जो स्टार्ट हो रही है स्क्वायर वाले पोर्शन से, फ्लैट वाले पोर्शन से, और वो उसमें एक नीचे वाला अंदर वाला पोर्शन भी आता है सर, वो हाफ अंदर वाला पोर्शन हाफ है, मतलब P/2 होता है उसका। लेकिन वो एक्चुअल में अगर आप उसको देखें तो सर वो मतलब आपको शार्प एज तो नजर आ रहा था, लेकिन चपटा एज इतना कम है कि वो आपको नेकेड आई से नजर भी नहीं आता, तो उसका हाफ कैसे हो सकता है? बेटा, आप समझे देखो, बात को? मैं लेट मी सी वेदर आई गेट इट। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि पिच जो डिफाइन होती है, इट इज़ दिस। ठीक है, जी अब अगर जी मैं बिल्कुल। यहाँ से ट्रंकेट कर दूँ, इट विल नॉट चेंज एनीथिंग। पिच अभी जी कहीं से स्टार्ट होगी, इसके सेंटर से। जी। ठीक है, सेंटर से, सॉरी, दिस शुड बी एट द सेंटर। ठीक है, तो ये, अच्छा, सेंटर से स्टार्ट होगी। ठीक है, सेंटर से शुरू होगी। तो अगर आप इसको बॉटम से देख रहे हैं तो इसके सेंटर से शुरू हो जाएगी। सही है, ओ सेंटर टू अच्छा। सेंटर, टीथ के सेंटर टू सेंटर पिच मेजर होगी। अगर स्क्वायर थ्रेड है तो उसके भी सेंटर टू सेंटर होगी, या स्टार्ट टू एंड स्टार्ट कर दें या एंड टू एंड कर दें। बेसिकली आपने सेम पॉइंट टू सेम पॉइंट करनी है पिच मल्टीपल थ्रेड्स की। सही है, तो अगर मेरे पास अच्छा ये इस तरीके की प्रोफाइल है तो इट इज़ पॉसिबल कि मैं यहाँ से पिच मेजर करनी शुरू कर दूँ, लेकिन दूसरे वाले थ्रेड के भी मुझे इसी पॉइंट तक पिच मेजर करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है, सही। अच्छा, सेंटर से करेंगे, ठीक है ठीक है। सेंटर से कर लें या किसी भी आप टॉप के स्टार्ट पॉइंट से कर लें या जो टॉप के एंड पॉइंट से कर लें, लेकिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा सेम। तो अगर मैं स्टार्ट पॉइंट से कर रहा हूँ ना पिच मेजर, तो दूसरे थ्रेड के भी स्टार्ट पॉइंट तक जाना पड़ेगा। अच्छा, असल में जो असली में थ्रेड होता है वो शार्प नजर आ रहा होता है, तो थोड़ा सा उसको इमेजिन करना मुश्किल हो गया। ठीक है, और थैंक यू। और सर वॉन मैसेज स्ट्रेस जो है वो भी थोड़ा सा उसका भी थोड़ा समझा दिएगा। मतलब हमने बेंडिंग स्ट्रेस भी निकाल ली, एक्सियल स्ट्रेस भी निकाल ली, टॉर्जनल स्ट्रेस भी निकाल ली, तो वॉन मैसेज क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? देखो, वॉन मैसेज स्ट्रेस एक फिक्टिशियस स्ट्रेस है बेसिकली। ठीक है, इट्स नॉट अ रियल स्ट्रेस। सही है, सबसे पहली चीज़ तो ये सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। आपके सिस्टम के ओ अंदर अच्छा। कौन से स्ट्रेसेस होंगे? सिस्टम के अंदर आपके पास सिर्फ आपके 6 कंपोनेंट स्ट्रेसेस के होंगे। अब ये 6 सही। कंपोनेंट्स हैं, लेकिन अब हमने फॉर एग्जांपल चेक करना है कि सिस्टम फेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कि हमने ये देखना है कि आपका जो स्ट्रेस है कहीं वो आपकी यील्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा तो नहीं हो रहा। इज दिस कंडीशन ट्रू और नॉट? तो अच्छा इसको चेक करने के लिए आप, अगर लेट से आपके पास ये 6 की 6 वैल्यूज मौजूद है, तो आप किसको कंपेयर करेंगे अपने यील्ड स्ट्रेंथ से? तो उसके लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कम अप विद सम सॉर्ट ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रेस है। और जो इक्विवेलेंट स्ट्रेस निकलता है, हमने दो चीजें देखी थी। एक इक्विवेलेंट स्ट्रेस हमारे पास वॉन मैसेज स्ट्रेस था, और दूसरा इक्विवेलेंट स्ट्रेस हमारे पास जो था वो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस था। तो अगर आपका वॉन मैसेज स्ट्रेस आपकी यील्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाए, या ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आपका यील्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाए, इन दोनों फेल हो केसेस जाएगा। में तो आपका सिस्टम फेल हो रहा होगा। तो बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, करना ये चाह रहे हैं वॉन मैसेज स्ट्रेस में कि इन 6 के 6 स्ट्रेसेस को यूज करते हुए वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू अ सिंपल टेंसाइल टेस्ट। कि अगर एक मेरे पास स्ट्रेस एलिमेंट है 3D में, क्यूब शेप का, उसके अंदर सारे मेरे पास स्ट्रेसेस हैं। ठीक है, आई हैव सही। एवरीथिंग इन इट, और उसमें ये प्लास्टिक डिफॉर्म हो, इसको रिप्रेजेंट करना है एक सिंपल टेंसाइल एक्सपेरिमेंट से। तो जितना स्ट्रेस मुझे इस टेंसाइल एक्सपेरिमेंट में लगाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द वॉन मैसेज स्ट्रेस। तो वो एक सिंगल सही। सिंगल स्ट्रेस बन जाता है, और उस सिंगल स्ट्रेस को यूज करके वी कैन चेक whether the system is going into plasticity or not. It is valid for metals, ductile metals only। ठीक है, और किसी चीज पे वैलिड नहीं है। और क्या चीज़ है, और ये कि ये
ये सारे स्ट्रेस कंपोनेंट्स के इफेक्ट को कैटर कर रहा है। तो अगर एक स्ट्रेस कंपोनेंट चेंज होगा तो वॉन वर्सेस स्ट्रेस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो सबका इक्विवेलेंट इफेक्ट इसके अंदर आ रहा है, बट इट इज नॉट जस्ट ए सम ऑफ इट। ठीक है, तो वो फॉर्मूला जो हमारे पास है, बस ये है बहुत सही, ये रिप्रेजेंटेशन है, समझ लें उसको, एग्जैक्टली फेलियर को चेक करने के लिए। जी। सर थैंक यू। बेसिकली हमें ये फार्मूला कैसे अप्लाई करना होता है, क्योंकि हमें ये फार्मूला को पढ़ना नहीं। फैजान बेटा आपकी आवाज बहुत कम है, जोर से बोलो प्लीज। फैजान सर मैं कह रहा था ये फार्मूला तो हमने सिर्फ इसको अप्लाई करना है, क्योंकि ये तो दूसरे चैप्टर में लिखा हुआ है डिटेल में। जी 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 जी, आपने इसको सिर्फ वॉन वर्सेस स्ट्रेस के फॉर्मूले को सिर्फ यूज करना है और कुछ भी नहीं करना। सिमिलरली मैक्सिमम स्ट्रेस के फॉर्मूले को भी सिर्फ यूज करना है। आपने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाल लोगे, उसके लिए फॉर्मूला अवेलेबल है, वो भी आपने सिर्फ यूज करना है, आप इसको ड्राइव नहीं कर रहे। मेनली ये टॉपिक मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स का टॉपिक है और ये आप पढ़ेंगे भी। जो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स 2 का कोर्स ले रहा है इस दफा, दे विल स्टडी दिस। सर जी सर आपने जो 8.8-1 जो न्यूमेरिकल आपने करवाया था, उसमें आपने 2 बेंडिंग स्ट्रेस निकलवाए थे। सर डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ। नहीं, एक बेंडिंग स्ट्रेस है, एक बेयरिंग स्ट्रेस। एक बेंडिंग स्ट्रेस था, तो रूट वाला सर वो क्लियर नहीं हो रही थी बात। कौन सी वाली बात? ये वाली जो लास्ट एफ वाला था सर। हाँ देखें, बेंडिंग स्ट्रेस अगर आपके पास इफ दिस इज द थ्रेड और यहाँ पे फोर्स लग रही है, तो आप स्ट्रेस किधर निकालना चाह रहे हैं? दैट्स अ क्वेश्चन। आप स्ट्रेस निकालना चाह रहे हैं इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे ये कनेक्टेड है ना। जी सर। तो if I apply a force here, I want to see कि मेरे पास थ्रेड्स इस प्लेन में। इन रियलिटी अगर आप पीछे जाके स्ट्रेस की डेफिनेशन देखेंगे ना, हम इस जगह पे स्ट्रेसेस निकाल रहे हैं, नॉट इवन एट द सेंटर ऑफ इट। हम यहाँ पे स्ट्रेसेस निकाल रहे हैं टॉप एज के ऊपर। ठीक है, जहाँ से चीज शेयर होनी शुरू होगी ना, यहाँ से चीज टूटनी शुरू होगी, तो हम इस पॉइंट पे स्ट्रेस निकाल रहे हैं। सही है, तो इस पॉइंट पे स्ट्रेस निकालने के लिए हमने ये वाली हाइट यूज की है, सी विच इज p/4। ठीक है, तो p/4 यूज हुआ था इसके अंदर, और मोमेंट आर्म के लिए हमने ये वाला डिस्टेंस यूज किया था, क्योंकि हमने इसमें मोमेंट ये चीज डिराइव कैसे हुई थी, my/i से डिराइव हुई थी ना। y की जगह पे हमने p/4 डाल दिया था विच इज द y मैक्स, जिसको हम लोग यहाँ पे c कह रहे हैं, और मोमेंट की जगह पे हमने f टाइम्स p/4 डाला था, ताकि हम इस वाली प्लेन के ऊपर जो हमारा बिल्कुल जहाँ पे थ्रेड के रूट जो है वहां पे हम मोमेंट चेक कर सके। तो हमने फोर्स को p/4 से मल्टीप्लाई कराया, क्योंकि यहाँ पे ये फार्देस्ट अवे है ना। दिस इज द फार्देस्ट अवे फ्रॉम द एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। तो जितने दूर जाते जाएंगे मोमेंट उतना बढ़ जाएगा, जितना मोमेंट बढ़ेगा उतने ज्यादा स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे। तो हम लोग रूट पे चेक कर रहे हैं, वहां पे मैक्सिमम स्ट्रेस है। सही सही सही, समझ गया सर। एनीथिंग एल्स? सर मेरा बोल्टेड जॉइंट से क्वेश्चन है। बोलो बेटा। सर अगर बोलते रहो। सर मैं पूछ रहा था कि जिस तरह आपने बोला हेक्सागोनल हाइट जो है आपको टेबल पे गिवन होगी, और अगर हमें फोर्स इस तरह गिवन हो m36, तो सर हम हेक्सागोनल हाइट को 35 डिवाइड बाय 64 लेंगे। नहीं, देखें, आपके पास बोल्ट के स्टैंडर्ड में जो डायमीटर्स अवेलेबल हैं, सिर्फ वही डायमीटर यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो लेट मी जस्ट गो बैक टू द वेरी बिगिनिंग, जहां पे हमने स्टैंडर्ड का जिक्र किया था। अब ये फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड है मेट्रिक थ्रेड्स का, सही है। अब इस स्टैंडर्ड के अंदर हमारे पास देखें क्या क्या डायमीटर्स अवेलेबल हैं। इसमें बस 30 है, 36 है, 35 नहीं है। इसका मतलब ये है कि 35 mm डायमीटर का बोल्ट नहीं होता, या 30 का होता है या 36 का होता है। जो स्टैंडर्ड में बोल्ट्स के साइजेस अवेलेबल हैं, सिर्फ वही बोल्ट साइजेस यूज करेंगे
अगर कोई नॉन स्टैंडर्ड बोर्ड यूज कर रहे हैं तो उसके लिए सारी कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेंगी, उसके लिए सारी टूलिंग दोबारा करनी पड़ती है, ठीक है। तो वी डोंट प्रेफर टू यूज नॉन स्टैंडर्ड बोर्ड्स, हम लोग स्टैंडर्ड बोर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। किसी एप्लीकेशन के लिए अगर किसी को नॉन स्टैंडर्ड बोर्ड्स यूज करने पड़ रहे हैं देन दे विल नीड टू कम अप विद एवरीथिंग फॉर दैट बोर्ड। अगर 35 mm का बोर्ड यूज किया उसके लिए नट भी अवेलेबल नहीं होगा, उसके लिए वॉशर भी अवेलेबल नहीं होगा, उसके लिए टूल भी अवेलेबल नहीं होगा, तो सब कुछ दोबारा बनाना पड़ेगा। इसीलिए देयर इज अ लिस्ट ऑफ साइजेस अवेलेबल, वी ओनली यूज दो साइजेस। अच्छा, अब एक चीज तो ये है, दूसरी चीज ये कि दिस स्टैंडर्ड इज एक्चुअली अ सबसेट ऑफ दिस स्टैंडर्ड। अगर स्टैंडर्ड को खोल के देखना पड़ेगा, मैं भी चेक कर लेता हूँ, आप भी कर लीजिए। ISO 261 के अंदर ज्यादा साइजेस अवेलेबल हैं, ठीक है। 262 जो है इट्स अ सबसेट, कॉमनली यूज साइजेस हैं टू ISO 262 स्टैंडर्ड के अंदर, वो यहाँ पे लिस्टेड है। ISO 260 ये चीज बुक के अंदर नहीं मेंशन की, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। ISO 261 जो है उसमें ज्यादा साइजेस अवेलेबल है। वी विल नीड टू सी कि 261 के अंदर क्या 35 mm है। अगर 35 mm होगा तो 35 mm फिर नट के लिए भी अवेलेबल होंगे साइजेस। हम क्योंकि ISO 262 का स्टैंडर्ड बुक के अंदर गिवन था वही यूज कर रहे हैं, उसमें जो साइजेस हैं आपको सिर्फ इन्हीं साइजेस में से इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी और नहीं पूछी जाएगी। अगर कोई और स्टैंडर्ड आपको गिवन हो उसमें सब चीजों के साइज पहले से गिवन होंगे, यू डोंट नीड टू कैलकुलेट एनीथिंग योरसेल्फ, आपको खुद से कुछ कैलकुलेट नहीं करना। सर आप एक टेबल A31 पे जाइए। जी बेटा। सर यहाँ पर अगर M36 है तो मैं इसको हेक्सागोनल हाइट 31 लूंगा या ये थिकनेस 34.7 लूंगा? नहीं देखें, हमने कहा था कि जो नट्स हैं, नट्स आपके पास डिफरेंट टाइप के अवेलेबल होते हैं, थिक नट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और रेगुलर नट्स भी हो सकते हैं, जैम नट्स भी हो सकते हैं। अनलेस हम आपको कोई और चीज स्पेसिफाई नहीं कर रहे, यू जस्ट नीड टू यूज द रेगुलर नट। हर चीज में अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई देन पिक द रेगुलर वन। सेम थिंग इज ट्रू फॉर द वॉशर्स एज वेल। वॉशर आपके पास नैरो भी है, रेगुलर भी है, वाइड भी है। if it is not specified कि wide washer use हो रहा है कि या narrow washer use हो रहा है, then you will just use the regular one. Regular is the commonly used one. बाकी जो है वो specific applications के लिए होता है, ठीक है। कि आपको फ्रिक्शन सरफेस ज्यादा चाहिए या फिर लेट्स से आपका होल जो है ना वो बहुत बड़ा था जिसके अंदर आप बोल्ट प्लेस कर रहे हैं, तो उस बोल्ट को टाइटन करने के लिए वी माइट नीड अब लार्जर साइज वॉशर, तो आप वाइड वॉशर यूज कर लेंगे, बट दैट्स अ स्पेशल एप्लीकेशन। नॉर्मली आप हर चीज रेगुलर वाली यूज करेंगे, आप वॉशर भी रेगुलर साइज यूज करेंगे, आप नट भी रेगुलर साइज यूज करेंगे, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। आपने अगर आपको सिर्फ साइज पता है, नट और वॉशर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, देन जस्ट पिक द रेगुलर वन। ओके सर। और सर एक फॉर्मूला था LT = 2D + 6। क्या फॉर्मूला था? क्रेडिट लेंथ की बात हाँ कर रहे हाँ हैं, जी जी LT जी 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 = 2D + 6। हाँ जी। सर और उसके ऊपर एक और फॉर्मूला भी है सर, उसमें होता है 2D + 1/4 इंच। हाँ वो है। ये दोनों का भी इस्तेमाल होता है? नहीं देखो बेटा, ये आपके पास दो स्टैंडर्ड्स है ना, एक मीट्रिक स्टैंडर्ड है और एक अमेरिकन स्टैंडर्ड है। मैंने यहाँ पे एलटी का फॉर्मूला सिर्फ मीट्रिक स्टैंडर्ड वाला लिखा हुआ है, अमेरिकन स्टैंडर्ड के लिए भी एलटी की रिलेशनशिप्स होंगी ना। मैंने ये बोला था कि हम लोगों की कैलकुलेशन सारी मीट्रिक थ्रेड्स के लिए होंगी, हम लोग सिर्फ मिलीमीटर्स में काम करेंगे, हम लोग इंचेस में बोल्ट्स का सोल्यूशन नहीं करेंगे। किसी और टॉपिक में जाके तो हम लोग शायद इंच वेल्डिंग वगैरह में बहुत ज्यादा इंचेस यूज हो रहे होते हैं, उसमें हम इंचेस यूज करेंगे, बट इधर वी विल नॉट यूज दी अमेरिकन स्टैंडर्ड अलॉट। तो वे स्लाइड्स के अंदर मैंने सिर्फ मेट्रिक थ्रेड स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन दी हुई, बट जो दूसरा वाला जो जिसको आप रेफर कर रहे हैं ना, दैट इज द अमेरिकन स्टैंडर्ड। या अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास डायमीटर इंचेस में अवेलेबल है, इसका मतलब है कि मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकन स्टैंडर्ड थ्रेड्स की ना। तो उस केस में आई विल पिक द केस
जिसमें मैं अमेरिकन स्टैंडर्ड की जो रिलेशनशिप है वो वाला केस यूज करना शुरू कर दूंगा, राइट। तो डिपेंड करता है आपका स्टैंडर्ड क्या है। अगर आप मेटल थ्रेड की स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो आप ये वाली रिलेशनशिप यूज करेंगे। अगर आप अमेरिकन स्टैंडर्ड थ्रेड्स की बात कर रहे हैं तो जिसकी आप बात कर रहे हैं इंचेस में गिवन है, आप वाली रिलेशनशिप यूज करें, ठीक। हेलो, मेरी लाइट चली गई थी तो आई एम बैक। लेट जस्ट शेयर द स्क्रीन एंड देन वी कैन स्टार्ट। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। ओके, अच्छा। तो अब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली किस पॉइंट में मेरी बात कट हुई थी। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि हमारे पास दो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, अमेरिकन है और मेट्रिक है। दोनों की अपनी अपनी रिलेशनशिप्स हैं। तो आपका थ्रेड जिस भी स्टैंडर्ड के हिसाब से बना होगा, या इंचेस में बना होगा या मिलीमीटर्स में बना होगा, तो आपने वो वाली रिलेशनशिप यूज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप लिखी हुई है ये वाली है, ये मेट्रिक थ्रेड स्टैंडर्ड। इसी तरीके से एक अमेरिकन स्टैंडर्ड की रिलेशनशिप्स भी हैं, वो यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, बट वो भी यूज हो सकती है अगर अमेरिकन स्टैंडर्ड यूज हो रहा हो। बट वी विल मोस्टली फोकस ऑन मेट्रिक थ्रेड्स, ठीक है। हमारी कैलकुलेशन इस पे फोकस करेंगे। बट इस पे ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि वो कब यूज होंगी, ये कब यूज होंगी। अगर आपका पूरा थ्रेड इंचेस में बना हुआ है तो इंचेस वाली रिलेशनशिप यूज होगी। अगर आपका थ्रेड मिलीमीटर्स में बना हुआ है तो मिलीमीटर्स वाली रिलेशनशिप यूज होगी। सही है। ओके सर। सर यूएनएफ और यूएनसी में क्या फर्क है? जो यूनाइटेड नेशनल कोर्स सीरीज और फाइन सीरीज है बेटा, तो हमने ये शुरू में बिल्कुल बात की थी। लेट मी गो टू द इनिशियल पार्ट। ये सारे पिच का वो है कि पिच की जिस जिस तरीके से आपके पास मेट्रिक थ्रेड में ना वो उसको कोर्स पिच सीरीज, फाइन पिच सीरीज, एक्स्ट्रा फाइन पिच सीरीज कह रहे हैं, इस तरीके से इसके अंदर अमेरिकन स्टैंडर्ड के अंदर द कोर्स सीरीज हैज अ कोड नेम, तो उसको कहते हैं यूएनसी, यूनाइटेड नेशनल कोर्स सीरीज, और यूएनएफ इज यूनाइटेड नेशनल फाइन सीरीज, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज। हो गया। सिर्फ ये पिच ज्यादा रिड्यूस हो गई है, छोटी पिच ले रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट, तो आई एम रिसीविंग अ कॉल फ्रॉम द ऑफिस, आई जस्ट नीड टू अटेंड इट। हाँ जी। तो डू यू गेट दिस पॉइंट? ये फाइन सीरीज क्या होती है? पिच बेसिकली फाइन हो जाती है। ज्यादा क्लियर इससे होगा अगर मैं फाइन सीरीज एक्सप्लेन करूँ ना आपको। तो व्हाट वी हैव इज कोर्स सीरीज में पिच देखें आप, सेम डायमीटर के लिए 2.5 mm है, और अगर आप फाइन सीरीज में आ जाएंगे तो दैट कन्वर्ट्स टू 1.5 mm, पिच रिड्यूस हो। इस तरीके से एक एक्स्ट्रा फाइन सीरीज भी होती है विच इज नॉट शोन इन योर बुक, उसकी पिच और रिड्यूस हो जाती है। कोई और सवाल है बेटा? सर उस फॉर्मूले में सर रहेगा जो अभी पूछा था, 2d प्लस 1/4 इंच वाले में। जी। हाँ जी। सर इसमें ये है, इसमें एक कंडीशन है कि L इज लेस देन इक्वल टू 6 इंच। अगर मेरी लेंथ आए 2.23, अगर मैं उसको राउंड करूं तो सर वो 7 इंच बनेगी। तो सर ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं सेटिस्फाई करेगा? बेटा 1 मिनट रुको, मुझे बुक खोल लेने दो। तुम मैट्रिक वाले से नहीं पूछ रहे ना? लेट मी जस्ट ओपन द बुक बिकॉज मेरे पास वाली रिलेशनशिप यहाँ पे लिखी हुई है। देखें, अगर आपके पास, आप जब अपने थ्रेड की, जब हम ये काम करेंगे अभी, ठीक है, अभी हमने ये वाला काम किए नहीं, हमने सिर्फ रिलेशनशिप देखी। तो जब हम व्हेन वी विल बी डिजाइनिंग बोल्टेड जॉइंट्स, तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं हम कि अपने बोल्ट की लेंथ L निकालते हैं, जस्ट टू सी कि हमें सब चीज़ों को क्लैम्प करने के लिए कितना बड़ा बोल्ट चाहिए होगा, कि उसमें हमें
ये देखना है कि नट का साइज क्या है, उसमें हमें वॉशर्स देखने हैं, उसमें हमें अपनी पार्ट्स देखने हैं, सब कुछ देख के वी डिसाइड ऑन द लेंथ एल, कैपिटल एल। ठीक है, अगर कैपिटल एल आपने डिसाइड किया और कैपिटल एल लेट्स से आ रहा था फॉर लेट्स से 5.6 आ रहा था, यू सेड कि नहीं 5.6 नहीं, मैं 6 mm का बनाता हूँ। ठीक है, तो फिर जो भी आपने राउंड अप कर, जो भी फाइनलाइज करके आपने एल सिलेक्ट किया है ना, उस कैपिटल एल के लिए यू आर गोइंग टू कैलकुलेट एल। तो लेट्स से कि आपका 6.1 आ रहा था कैपिटल एल, तो हम कभी भी उसको राउंड डाउन नहीं करते, क्योंकि वो अगर 6.1 mm रिक्वायर्ड है नट के साइज कवर करने के लिए, तो अगर आप 6 कर देंगे तो नट के सारे थ्रेड्स एंगेज नहीं होंगे, तो हम हमेशा राउंड अप करते हैं, ठीक है, राउंड डाउन नहीं करते। तो 6.1 विल चेंज टू 6.5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितना ले रहे हैं। और वो राउंड क्वेश्चंस के अंदर तो स्पेशली हम लोग बता देंगे कहाँ तक राउंड करना है, किस तरीके से करना है, बट वी ऑलवेज राउंड अप। और राउंड करने के बाद जो भी लेंथ आ रही है आपकी, उस लेंथ से फिर आप अपनी कंडीशन चेक करेंगे। अगर मेरे पास लेट से लेंथ राउंड अप करने के बाद 6 आ गई तो मैं ये कर लूँगा, अगर 7 आ गई तो आई चूज दिस। सिमिलरली इफ आई एम हेयर, तो अगर मेरे पास 125 mm से कम आ रही है या 125 तक आ रही है, तो पहली रिलेशनशिप चूज होगी। 125 से 200 तक ये वाली रिलेशनशिप चूज होगी, 200 से ज़्यादा ये वाली रिलेशनशिप। सही, एंड दिस इज द फाइनलाइज्ड लेंथ। तो अगर आपने कोई कैलकुलेशन किए, पॉइंट में आंसर आ रहा था, आपने उसको राउंड अप किया, तो जो भी राउंड अप करने के बाद आंसर आ रहा है वो यूज होगा इधर। ओके सर। सर वैसे अगर नहीं उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया हो कि राउंड टू 5, अगर नहीं मेंशन किया हो तो हम पे फिर करने की जरूरत नहीं है। तो नहीं, फिर आपको 2 पिच के बराबर, तो 1.5 से 2 पिच के बराबर तो करना पड़ेगा। ठीक है, बट एटलीस्ट देखें, आपने ये कंसिडर करना है ना कि यू हैव टू एक्चुअली फैब्रिकेट दिस। तो अगर mm में आप बना रहे हैं, mm इज ऑलरेडी वेरी स्मॉल, आपका आंसर आ रहा है कि 54.7 mm, तो 54.7 mm का बनाना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आप कम से कम डेसिमल प्लेस वाली चीज को तो राउंड अप करें ही करें ना, और उसके बाद ट्वाइस द पिच ऐड करें, फिर डेसिमल प्लेस को राउंड अप करें। तो फॉर एग्जांपल कि मैंने लेंथ निकाला, तो लेंथ मेरे पास आई लेट्स से कि 53.5 mm आ रही थी। ठीक, फिर मुझे पता है कि मेरी लेट्स अज्यूम कि मेरी पिच 1.5 mm थी, तो व्हाट आई वुड से कि आई वुड ऐड एट 1.5 टाइम्स दिस और 2 टाइम्स दिस, तो मैं इसमें 2 टाइम्स ही ऐड कर देता हूँ। तो L शुड बी ग्रेटर देन 53.5 प्लस 3 mm कर दिया मैंने। और मैं ज़्यादा ही बिल्कुल टेढ़ा लिखा बिकॉज आई एम जस्ट सिटिंग एक एंगल पे, जो मेरा हाथ आ रहा था, बट जस्ट राइटिंग दैट, तो होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो जब दिस टर्न्स आउट टू बी 56.5 और उसको आई वुड एटलीस्ट राउंड अप टू 57, तो आई वुड से कि मैं इसको L इक्वल्स टू 57 mm ले लेता हूँ, दैट इज फाइन। अगर मुझे वो बोलते कि आप क्लोजेस्ट 5 mm पे राउंड अप करते, तो क्लोजेस्ट 5 mm मेरा फिर 60 बनता है, तो फिर मैं 60 पे चला जाता। बट if it is not given, then I would just round to let's say मैं उसको वो complete कर दूंगा, decimal place remove कर दूंगा, because from the fabrication point of view that is not easily done, और हमारे लिए requirement भी नहीं है। अगर आधा mm thread nut से extra बाहर आ जाएगा, that does not affect us that much। सही है, और कुछ? सर ये जो हमारे पास रिलेशन है 1/64 इंच, ये सर अप्लाई होगा कहीं पे? नहीं होगा। ओके, तो फिर ये शो क्या करना चाह रहे हैं सर? ये सिर्फ ये शो करना चाह रहे हैं कि वॉशर को आपने किसी न किसी, देखिए वॉशर को कहीं ना कहीं सेट करना होता है ना आपने, तो उसके लिए वो एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं आपको। वो सरफेस की हाइट देखिए, ये भी उन्होंने अप्रोक्सीमेटली लिखी हुई है, 1/64 इंच इज अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, बहुत ही कम क्वांटिटी होती है ना ये, तो यू वोंट बी एबल टू एक्चुअली सी दिस थिंग, आपके लिए नहीं आएगी। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि एक अलग सरफेस है जो वॉशर के लिए हमने फ्लैटन किया हुआ होगा, और आप वो वॉशर के सरफेस के आगे काम कर रहे होंगे, तो दिस एंटायर थिंग इज पार्ट ऑफ द हेड। हमारे लिए यहाँ तक जो है ना वो हेड, बोल्ट हेड काउंट हो रहा है, हमारी सारी लेंस वगैरह इसके नीचे से काउंट होना शुरू हो।
ये सिर्फ ये सिग्निफाई करना चाह रहे हैं कि देयर इज गोइंग टू बी अ सरफेस जिसको जो एक सेपरेट सरफेस है और उस सरफेस को हमने फ्लैटन किया हुआ है ताकि उसके ऊपर हम वॉशर को प्लेस कर सकें, तो उसको वॉशर फेस कहते हैं basically, जो सरफेस बनेगा। इससे ज्यादा कोई सिग्निफिकेंस मुझे पता नहीं है, दिस इज व्हाट आई फील दिस इज। ओके सर। सर वो जो टेबल A31 है उसमें लेंथ हमारी मिलीमीटर में है। अगर इंचेस वाला सवाल आए तो इंचेस में सर हम उसको किस तरीके से देखेंगे हेक्सागोनल नहीं, लाइन को? एक मिनट, mm में A31 है बेटा, दोनों चीजें अवेलेबल होती हैं आपके पास, सही है। इफ गो एंड चेक यू है, इसमें मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे mm वाला दिया हुआ है, अगर आप बुक के अंदर देखोगे उसके अंदर mm भी है, इंचेस भी। जिस तरीके से इसमें है ना कि आपके पास A29 जो बोल्ट हेड का डाटा है उसमें इंचेस का डाटा भी अवेलेबल है और मिलीमीटर्स का डाटा भी अवेलेबल है, इस तरीके से नट में भी और वॉशर में भी दोनों में अवेलेबल है। मैंने यहाँ पे सिर्फ mm का डाटा शो किया हुआ है, तो दिस इज ओनली मिलीमीटर डाटा। देखिए कैपिटल M शो रहा है ना, इसका मतलब मीट्रिक स्टैंडर्ड की बात हो रही है। इसी तरीके से वॉशर के लिए भी सेम चीज है। तो वैसे सर आप क्वेश्चंस ऐसे यूनिट्स वाले देंगे ना सर? ऐसा यूनिट्स वाले क्वेश्चन। ओके सर। एक काम करो बेटा, सब लोग जरा अटेंडेंस प्लीज लिख देना। मेरा सेशन डिस्कनेक्ट हो गया तो आई लॉस्ट द अटेंडेंस, मुझे वरना पीछे से लॉक करनी पड़ेगी, तो अटेंडेंस लिख देना और बाकी क्वेश्चन पूछते रहे, व्हाटएवर क्वेश्चन है। सर बोल्ट्स के अंदर एक चीज आती है, उसमें लिखा होता है कि बोर्नी बाय द बोल्ट, इसका मतलब क्या होता है सर? क्या चीज? बोर्नी बाय द बोल्ट। लिखो बेटा, मुझे समझ में आया तो क्या करो इसको, कैन यू राइट इट इन द चैट? सर BORNE बाय द और बोल्ट। अच्छा बोर्न बोर्न देखो, बेयर का थर्ड फॉर्म है ना बेटा, बेयर का मतलब है लोड बेयर करना, तो बोर्न के मतलब कि किसने बेयर किया कितना, तो बोर्न बाय द लोड्स एंड बोर्न बाय द मेंबर्स, इसका मतलब है कि कौन कितना बेयर कर रहा है लोड। लोड बेयरिंग की बात होती है कि बेयर कितना कर रहा है, सही है। ये चीज तो समझ में आ रही है ना कि लोड लोड बेयर करना, हाँ बस। ओके सर। तो और चीज अच्छा, तो इफ यू गाइस डोंट हैव एनी क्वेश्चन तो आप अटेंडेंस प्लीज अपनी लिख दीजिए। एंड अभी हमारा बोर्ड्स का प्रॉब्लम नेक्स्ट वीक पे लग जाएगा कंप्लीट होते होते, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीक के एंड तक इंशाल्लाह विल बी एबल टू कंप्लीट द टॉपिक ऑफ बोर्ड्स। उसके बाद विल मूव टू वेल्डिंग। तो अभी हमारा कुछ डिफिकल्ट चीज़ें आनी शुरू होने वाली हैं। ये हमारी बोर्ड स्टिफनेस वाला पार्ट तो विल बी रिलेटिवली इजी, बहुत डायरेक्ट हमारे पास बिल्कुल जो है वो एक सिस्टमेटिक तरीका गिवन है, हमें पूरा प्रोसीजर गिवन है, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए वी विल बी एबल टू कैलकुलेट दिस। मसला होता है जब हम मेंबर स्टिफनेसेस पे आते हैं, दैट इज अ डिफिकल्ट टॉपिक, तो उसको थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट करके समझना पड़ेगा, उसकी एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू गेट इट राइट, ठीक है। दैट इज बेसिकली द डिफिकल्ट पार्ट इन दिस कोर्स, मेंबर स्टिफनेस वाली चीज टॉपिक के अंदर मुश्किल है, उसके अलावा थिंग्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट, सही है। तो फिर हम न्यूमेरिकल्स कुछ अटेम्प्ट करेंगे, विल ट्राई टू सी कि हम क्या स्टैंडर्ड्स हमारे पास, देन विल टॉक अबाउट कि जब कुछ करप्शन हो गई यहाँ पे सच। फिर हम लोग आ जाएंगे एक्चुअल फोर्स। अभी तक हमने जो इनिशियल बात की थी ना, कितने फोर्स कौन बेयर कर रहा है, उसके रेशियो के ऊपर हम आ जाएंगे। एंड once that is done we'll also talk about factor of safety, जिसमें 3 डिफरेंट तरह के फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जिक्र होगा, यील्डिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी, लोडिंग फैक्टर, जॉइंट सेपरेशन फैक्टर, these are all factor of safety, ठीक है।
हमने बात की थी ना, डिफाइन कर सकते हैं हम डिफरेंट तरीके से, तो ये सब किसी ना किसी डिफरेंट चीज को शो करें। विल टॉक अबाउट दैट एंड विद दैट विल एंड द टॉपिक। ठीक है, तो हमें अगला प्रॉबेबली वीक लग जाएगा इसमें। एंड so what I'm going to do is weekend I'm going to also upload the first assignment from boards, और उसमें आगे का टॉपिक भी होगा, तो स्टार्ट करना सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा। तो हमें बहुत क्विकली हम दूसरे टॉपिक में मूव कर जाएंगे ना, तो आप लोग साथ साथ सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है तो जो रिमेनिंग पार्ट्स जो एंड के टॉपिक है उनको कंप्लीट करें। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद डेडलाइन बहुत करीब होगी, और उसके फौरन बाद हम क्विज भी लेंगे, यानी 4th वीक के स्टार्ट में पहली क्लास मतलब मंडे को या ऐसे किसी दिन हमारा क्विज भी होगा, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट एज वेल। सही है, तो लेट्स एंड दिस हियर। इफ यू डोंट हैव एनी और मोर क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन तो पूछ लो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड दिस। सर फोर्स टेरा न्यूटन पर मीटर पे आ सकती है? नहीं बेटा, मेगा न्यूटन तक आ सकती है सर? फोर्स के प्रेशर किस बात की क्या बात कर रहे हो? सर टॉर्क टॉर्क की बात कर रहा हूँ, सॉरी टॉर्क की बात कर रहे हो बेटा? टॉर्क जो है ना वो बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, तो टॉर्क नॉर्मली जो होता है ना वो न्यूटन मीटर्स में ही बहुत ज्यादा होता है। किलो न्यूटन मीटर्स में भी टॉर्क चला जाता है, तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी हाई। सही, तो आप चेक करो कि नॉर्मल कार का टॉर्क की क्या रेंज होती है ना, तो उसको आप जब चेक करेंगे तो you'll फाइंड दैट इट्स नॉट एक्चुअली वेरी हाई। सही है, बहुत ज्यादा नहीं होता। इट इज आपकी जो सिस्टम्स होंगे नॉर्मली उनमें टॉर्क हमारा जो है ना न्यूटन मीटर में निकल के आ रहा होगा। मेगा न्यूटन तक तो जाने का क्वेश्चन नहीं है। इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन फॉर अस। किलो न्यूटन भी बहुत रेयर चीज है, किलो न्यूटन भी बहुत रेयर। गाड़ी का टॉर्क जो है ना वो आपका न्यूटन मीटर में रहता है, 1 किलो न्यूटन मीटर तक भी नहीं जाता नॉर्मली। ठीक है, it goes to something like कुछ few hundred न्यूटन मीटर तक जाएगा कार का टॉर्क, बस जो व्हील्स पे इंजन अप्लाई कर रहा होता है, नॉट गोइंग टू बी मोर देन दैट। तो एक जो छोटे सिस्टम जिनकी हम बात कर रहे हैं, हाथ से हम टॉर्क लगा रहे हैं, दिस विल बी फेयरली स्मॉल, न्यूटन मीटर में बात होती है। ठीक है, एनीथिंग एल्स? चलें ठीक है, फिर लेट्स एंड दिस थिंग। 2 लेक्चर्स में और अपलोड कर दूंगा। आई हैव स्टिल हैवंट अपलोडेड द क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस, वो मैं अपलोड कर देता हूँ अभी। सही है, कोशिश करूंगा आज या कल तक मैं सारे पिछले क्वेश्चन आंसर सेशंस अपलोड कर दूँ, और फिर 2 नए लेक्चर्स अपलोड करने हैं, जो कि आपने मंडे को आना है। ठीक है, तो लेट्स एंड दिस थिंग, और वेट फॉर द 2 लेक्चर्स। प्लीज वॉच द लेक्चर्स रेगुलरली, छोड़ें। सही, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।